ठंड में मजबूर का नया साल। सोनपुर गांव में दिसंबर की आखिरी रात थी। साल अपने आखिरी पन्ने पलटने को तैयार। ठंड ऐसी कि इंसान की रूह कांप जाए। आज साल की आखिरी रात थी और कल नया साल था, लेकिन सोनपुर गांव वालों के लिए नया साल कोई तारीख बदलने का दिन नहीं, बल्कि हालात से लड़ने की एक कोशिश थी। उस शाम गांव के पास बहुत से लोग घेरा बनाकर आग के आसपास बैठे थे। कोई हाथ सेक रहा था तो कोई बातों से मन। अरे भाई, ये ठंड भी ना, ऐसा लगता है कि भगवान ने फ्रीजर खोल दिया और ढक्कन बंद करना भूल गए। टॉर्चर तो ऐसा लगता है कि सपने में भी स्वेटर पहनकर सो जाऊं। भाई, इतनी खतरनाक ठंड है। फिर सभी एक साथ हंस पड़ते हैं और बातों बातों में बात नए साल की होने लगती है। जहां एक तरफ सब आग ताप रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव के लोग अपने घरों को लाइटों से सजा रहे थे। देखो ना रामू चाचा, हमारे गांव इन लाइटों की वजह से बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। अब होगी ना धमाकेदार नई शुरुआत। नई शुरुआत? अरे क्या बात करते हो भाई, वो तो जब होगी ना जब ठंड थोड़ी कम हो जाए। यहाँ तो शुरुआत ही कपाने वाली है। नया साल तो आता ही है, साथ में मजबूरी भी तो लाता है, और खासकर हम मजबूर लोगों के लिए, अमीरों के लिए तो नया साल बढ़िया ही मनता है। ये सुनकर वो सभी चुप हो जाते। ठंड उन गांव वालों के लिए सिर्फ मौसम नहीं थी, बल्कि उन फैसलों की गवाह भी जो इंसान को हालात में लेने पड़ते हैं। तभी मोहन की पत्नी हाथों में चाय की ट्रे और उसकी बेटी पूजा अपने हाथों में पकौड़े लेकर सभी की तरफ आती है। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लाई हूँ। वाह, इस कड़कड़ाती ठंड में चाय और पकौड़े का अलग ही मजा होता है श्रीमती जी। पापा, आप देखो ना, माँ सिर्फ चाय लाई है और मैं तो आप सबके लिए पकौड़े लाई हूँ। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, ईस्ट और बेस्ट, पूजा इज द बेस्ट। इसी दौरान मास्टर चाय की तरफ देखकर कहता है कि चाय और ठंड का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसे नेता और भाषण का। क्या मतलब? मतलब ये रानी बिटिया कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये सुनकर सभी जोर से हंस पड़ते हैं। वहीं अब घड़ी में रात के 11:30 बज चुके थे। धुंध और भी गहरी हो गई थी, लेकिन आग अभी भी जिंदा थी, उसी तरह जिस तरह लोगों के मन में नई उम्मीदें जिंदा थी। चाचा, आप इतने साल देख चुके हो, नया साल सच में कुछ बदलता है क्या? बदलता है ना बेटा, अगर इंसान खुद कुछ बदलना चाहे तभी। हाँ, वरना सिर्फ तारीख बदलती है, तकलीफ वही रहती है। फिर सबकी नजरें सिर्फ घड़ी पर ही थी, क्योंकि नया साल शुरू होने में सिर्फ कुछ ही पल थे जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर घड़ी में अब 12 बज चुके थे। किसी ने अपने मोबाइल में गाना बजा दिया और सभी ने एक साथ बोला, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल मैं कमाने में और ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी टूटी हुई छत को नया बनवाऊंगा। भगवान करे आपका ये सपना पूरा हो। और मैं मुफ्त का ज्ञान कम बांटूंगा, किसी को कोई कदर ही नहीं है मेरे ज्ञान की। मजबूरी को गले लगाना सीख लो। क्या मतलब है आपका इससे चाचा? मेरे कहने का मतलब है कि जो इंसान मजबूरी में भी आगे बढ़ जाए, उसका हर साल नया होता है। इन सब बातों को करते करते, नाचते गाते सभी नए साल का वेलकम करते हैं। धुंध छाई हुई थी, सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ केवल अंधेरा। अभी नए साल को आए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और अचानक से एक आवाज धुंध के बीच से आई। अरे कोई है क्या? सब एकदम चौंक गए। एक आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। चाचा, छोटू के घर पर आग का कोई इंतजाम नहीं है। वो बच्चा ठंड से कांप रहा है, उसे बहुत ज्यादा बुखार है। मैंने उसे अपना कंबल दिया, लेकिन उसके बाद भी उसे ठंड लग रही है। भाई, तुम ऐसा करो, मेरा कंबल ले जाओ, मैं आग के पास बैठ जाऊंगा। ऐसा करो, अभी यहाँ थोड़ी सी लकड़ियां बची हैं, तुम ये ले जाओ और उसके घर पर जला देना, उससे ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। वो आदमी धुंध में छोटू के घर की तरफ भाग जाता है। ठंडी और तेज हो गई थी, हाथ सुन्न हो रहे थे, पर कदम नहीं रुके, क्योंकि ये छोटू के लिए मदद नहीं बल्कि मजबूरी में दिखाई गई इंसानियत थी। रामू, जो कि एक मजदूर था, उसके छोटे से कमरे में एक छोटा बच्चा कंबल में कांप रहा था। जैसे उस आदमी ने आग जलाई, कमरे में थोड़ी गर्माहट आई। देखो बेटा, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, हम तुम्हारे लिए ये एक और कंबल लाए हैं। नहीं भाई साहब, आप सच में आज हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है? नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। मुझे तो खुशी है कि मैं आपके काम आ पाया। देखिए बहन, अब आप इन सब बातों को छोड़िए और छोटू का ख्याल रखिए। आज आप हम दोनों के लिए नया साल और उम्मीद बन गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लगता है इस बार भी ठंड जीत ही गई। पर उनकी मदद करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
इससे अच्छे से नए साल की शुरुआत हो ही नहीं सकती, क्यों चाचा? यही होता है ठंड में एक मजबूर का नया साल, जहां वो अपनी ठंड भुलाकर किसी और की ठंड मिटाता है। अगली सुबह धूप की पहली किरण धुंध को चीरकर सोनपुर गांव पर पड़ने लगी। ठंड अभी भी थी और मजबूरी भी थी। वहीं गांव में एक घर में छोटू अपने कंबल में लेटा हुआ था और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ छोटू, तुम ठीक हो या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस सोच रहा था कि हमें उन लोगों को धन्यवाद बोलना चाहिए जिन्होंने अपनी मजबूरी पर ध्यान न देकर हमारी उस समय मदद की, जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा बच्चा कितना समझदार है, तूने सही कहा। हमें उन्हें धन्यवाद तो बोलना ही चाहिए, लेकिन किस तरह से बोलें? माँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? छोटू की माँ अपने हाथों से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचा करती थी। वो उन मूर्तियां बनाने वाली मिट्टी की तरफ देखते हुए छोटू बोलता है, माँ, क्यों ना हम उन्हें ये भगवान की मूर्तियां देकर धन्यवाद कहें? सही बोला मेरे बच्चे, कल वो तेरे लिए भगवान ही बनकर आए थे। और वो उन्हें लेकर उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर वो सब लोग बैठे होते हैं जिन्होंने छोटू की मदद की थी। अरे रानी बेटी, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या, या अभी और पढ़ाई नहीं करनी? नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इतनी ठंड हो रही है तो हमारे स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, किसी बीच छोटू और उसकी माँ वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर रामू काका बोलते हैं, अरे छोटू, अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? सही है चाचा, अब तो मैं एकदम ठीक हूँ, बुखार भी नहीं है। सही कहा छोटू ने, वो ठीक हो पाया तो आप लोगों की वजह से। आप सभी को हम यहाँ धन्यवाद कहने आए हैं। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? हम तो खुशनसीब हैं कि आपके काम आ पाए। अब हम सब आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। ऐसा कहकर छोटू और छोटू की माँ सभी को भगवान गणेश की मूर्ति देते हुए धन्यवाद कहते हैं। अरे ये गणपति जी की मूर्ति क्यों? जी वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज नया साल है और जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो गणपति जी की पूजा करते हैं, तो इसीलिए ये मूर्ति। नया साल हालात नहीं बदलता, बल्कि मजबूरी में इंसान को और इंसान बना देता है। इसी तरह सब लोग एक साथ फिर से आग के आसपास बैठकर मस्ती मजाक करने लगते हैं और इसमें अब दो लोग और बढ़ गए। वो थे छोटू और छोटू की माँ। चारों तरफ हंसी ठहाके गूंजने लगते हैं। गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं था, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले रामू और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं किया करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस कुएं से पानी लेने रामू या उसकी पत्नी चली जाती थी तो सभी उन्हें भगा दिया करते थे। एक दिन रामू की पत्नी बहुत उदास होकर रामू से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूं जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई। रामू का घर कच्चा घर था, इसीलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका घर पानी के बहाव के साथ बह न जाए। रामू और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान अपने हाथों में उठा लिए और पास ही अपने भाई के घर चलने लगे। रामू के भाई का घर पक्का था, इसीलिए रामू ने सोचा कि जरूरी सामान उसके घर में रख देते हैं। रामू हाथ में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आया। रामू के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। रामू का भाई नीचे आया और बोला, हाँ क्या हुआ, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान।
तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। रामू का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। रामू और उसकी पत्नी दुखी होकर वापस अपने घर आ गए। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसीलिए रामू और उसकी पत्नी अपना सामान और घर की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में रामू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार रामू से गांव में शहर के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर 1 सप्ताह मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी अपनी अपनी मोटर गाड़ियों में गांव का मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव तक आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा कहकर वे लोग वहां से चले गए। लगातार बारिश हो ही रही थी। व्यापारी सभी को आवाज देकर बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। रामू सभी जगह से काम मांगकर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए वो दौड़ता हुआ घर की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर रामू गाड़ी के पास आया और वो कीचड़ से गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस चुके थे। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पास से सारी कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से निकल गए। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। रामू से देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और उसमें से एक व्यक्ति निकलता है और वो रामू के पास जाता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम दीनानाथ है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। रामू उस व्यापारी को देखकर थोड़ा घबरा गया। जी, मेरा नाम रामू है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश रुक चुकी थी। रामू वहाँ से जाने लगा। रुको रामू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। रामू दीनानाथ को अपने घर लेकर आ जाता है। रामू की पत्नी पानी से बचकर एक और चारपाई पर बैठी थी। देखो, साहब आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। दीनानाथ रामू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक रामू की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का ढेला लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं, सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसे काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर रामू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। रामू ने पूरे गांव में घूम घूम कर इस खुशी को गांव वालों को बताया, पर गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद दीनानाथ अपनी गाड़ी लेकर गांव आया
और रामू के घर के पास रुका। रामू, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। रामू और उसकी पत्नी सारा सामान लेकर दीनानाथ की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं लोगों पर था। दीनानाथ रामू और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उसने उन दोनों को रहने के लिए एक घर दे दिया। रामू सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो दीनानाथ के साथ काम करने लगा। रामू का घर बहुत ही सुंदर था और रामू अब पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता था। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले रामू और उसकी पत्नी से मिलने और उनके घर को देखने के लिए शहर आने लगे। जिस भाई ने रामू के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो रामू को भाई भाई कहता नहीं थकता था। रामू ने आखिर में अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया जो उसे अब तक नहीं मिला। Thanks for watching.